सगळ्यांना नमस्कार. फार छान चर्चा सुरू आहे आणि मला आकर्षण काय झालं, चिंतन बैठक. म्हणजे काय जे आहे ते मोकळेपणाने बोला, कोणाला वाईट वाटलं तरी काय हरकत नाही. कारण मी एक पराभूत शेतकरी आंदोलनातला सैनिक आहे, जाहीरपणे मान्य करतो. एवढं मोठं शेतकरी संघटनेचं आंदोलन, तुम्हाला काँग्रेसची बद्दलची माहिती नंतर कळली, तुम्हाला नंतर सद्बुद्ध दिसू, आम्ही इथे काँग्रेसला पराभूत केलं. त्या प्रभारावाचं तुम्ही नाव घेतलं, तिला आम्ही इथे पराभूत केलं होतं. सुरेश देशमुखांना हरवलं, म्हणजे राजकीय यश सुद्धा आम्ही मिळवलं. असं नाही म्हणता येणार की लोकांनी राजकीय पाठिंबा नाही दिला म्हणून. वसंतराव साठे घाबरला होता शेतकरी संघटनेला आणि गंगारे साहेबांच्या माध्यमातून त्यालाही पराभूत केलं. सगळ्यात हुशार माणूस काँग्रेसचा, खरा चिंतक तो सुद्धा. आणि एवढं मोठं आंदोलन, मी आता यांना सांगत होतो, किती लोकांना हे माहिती आहे की भारतीय किसान युनियन हे नाव दक्षिणेतल्या एका नेत्याने दिलेलं आहे. किती लोकांना माहिती आहे? आज आम्ही तिकीट फक्त ऐकतो, पण तिकीट केव्हा कुठेच नव्हते. तेव्हा जेव्हा भारतीय किसान युनियनची 1980 मध्ये स्थापना झाली हैदराबादला, तमिळनाडूचे शेतकरी नेते नारायण स्वामी नायडू, चौथी शिकलेला माणूस, त्यांनी हे भारतीय किसान युनियन इंडियन फार्मर्स ऑर्गनायझेशन हे नाव दिलेलं आहे. किती लोकांना हे माहिती आहे की तमिळनाडूत त्याच्या आंदोलनामुळे फुकट वीज मिळायला सुरुवात झाली आणि तेव्हापासून आतापर्यंत कोणाचंही सरकारी डीएमकेचं एडीएमकेचं तिथे फुकट वीज मिळते, कोणाची हिंमत होत नाही. मी याच्याकरता सांगतोय, अहो या देशामध्ये शेतकरी आंदोलनं ही झालेली आहेत. स्वतंत्र भारतामध्ये, मी स्वतंत्र भारताच्या आधीचं म्हणत नाही, मगाशी मला माफ कर टाकले, यांनी स्वतंत्र भारताच्या आधीचं सोन्याचे भाव आणि कापसाचे भाव सांगितले. मी नेहमी 72चं जुनं काय सांगायचं, आत्ताचं आपल्या आयुष्यातलं. पण ही गोष्ट वस्तुस्थिती आहे की 1970 पासनं जी विदर्भात चळवळ सुरू झाली, त्याच्यातनं कापूस एकाधिकार योजनेचा जन्म झाला. मी आता हिंदीत सुरू करतो म्हणजे यांनाही लक्षात येईल. 1970 से विदर्भ में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें से कपास एकाधिकार योजना का जन्म हुआ था. और महाराष्ट्र ये एक ही प्रांत ऐसा था कि जहां पे सरकार पूरी कपास खरीदी करती थी, व्यापारियों को खरीदी बंद कर दी गई थी. ये आंदोलन इस भूमि में ही तैयार हुआ था. उसका कारण था कि 1970 में 80 रुपए क्विंटल कपास का दाम हो गया. उस आंदोलन से एक जागृति इस विदर्भ के गांव-गांव में, महाराष्ट्र के गांव-गांव में हुई थी. और कपास से कपड़े तक का जो जिक्र किया अमिताभ भाई ने, वो उसी आंदोलन की उपज थी. पर उसमें से कपास का सवाल हल नहीं हुआ. और मेरे जैसा एक कार्यकर्ता उस समय भी विद्रोह करके उस योजना के खिलाफ बात कर रहा था. मैं कपास उत्पादक संघ के मीटिंग में जाकर डॉक्टर बोकरे, डॉक्टर वारा कोरपे, बापूराव जी देशमुख अपने जिले के, उनको पूछता था जाके वहां पर सवाल कि कपास एकाधिकार महाराष्ट्र में है पर देश में कहां है? रुई की गांठें तो पंजाब से आएगी, गुजरात से आएगी, तमिलनाडु से आएगी, आंध्र से आएगी, और यहां से आने वाली रुई की गांठें बंबई में सस्ती बिकेगी, तो महाराष्ट्र के एकाधिकार योजना के रुई के गांठ को दाम कैसा मिलेगा? और रुई को दाम नहीं मिलेगा तो कपास को दाम कैसा मिलेगा? तो डॉक्टर बोकरे को मेरी बात पसंद आ जाती थी क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे, वो कॉमर्स कॉलेज में लेक्चरर थे. पर ये बाकी के सब नेता बोलते थे देखो ये जात में जात का मारवाड़ी हो दुर्भाग्य से, अब क्या करूं, कहां जन्मा, मेरे हाथ में नहीं था. ये मारवाड़ी ने, देखो मारवाड़ियों ने इनका व्यापार गया ना तो कैसा पित्तू छोड़ दिया, ऐसा भड़का देते थे.
पर मैं अपना काम करता था। डॉक्टर बोकरे, डॉक्टर चोखाड़े, क्योंकि उस समय मैं नागपुर से आना जाना करके खेती करता था। पैसेंजर से दहेगांव स्टेशन जाता था और वहां से 6 किलोमीटर खेत में पैदल जाता था। डॉक्टर बोकरे घर पे आते थे और उनसे ही मैंने मार्क्सवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या है, मोनोपोली, मोनोपोली क्या, ये समझने लगा, मैं पढ़ने लगा। फिर मैं दोस्तों, मैं बहुत नम्रता से कहता हूं, खेती का सवाल ये सिर्फ एक राज्य का नहीं है हमारे देश में, ये हमको समझ लेना होगा। खेती का सवाल एक फसल का नहीं है, छोटे और बड़े किसान का नहीं है, सिंचित और असिंचित किसान का नहीं है। खेती का सवाल ये राष्ट्रीय है। खेती का सवाल ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और उसका जवाब, उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में है। ये पहले समझना होगा। संविधान पढ़ के बताया हमारे गांधीवादी ने। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान क्यों दिया था, जो सबने जिक्र किया, जो गाने में भगत ने जिक्र किया, माणसाला माणसासारखं जगण्याचा अधिकार देणारी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था। एक वाक्य में इतना सरल सोपा तो संविधान का मतलब है इंसान को इंसान की जिंदगी जीने का अधिकार देने वाली राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति बनाने के लिए। पर क्या हुआ स्वतंत्र भारत में? मैं उसके पहले का कुछ बोलता नहीं हूं। जो अमिताभ ने कहा गोरा इंग्रेज गया, काला इंग्रेज, वही नीति चली। वही गांधी ने जवाब दिया, चरखे से दिया था। क्या अंग्रेज मैनचेस्टर कपास ले जाता है, कपास सस्ता, कपड़ा महंगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन वहां पे, विकास वहां पर, यहां सब भकास। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का जब जिक्र होता है तब मैं यहां पे पहली बात ये कह देता हूं, क्योंकि आज वो बहुत महत्व की बात है। मुझे बताइए, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कोई ऐसा निबंध लिखा है कि जिसमें ये कहा कि जमीन पे सीलिंग लाओ और 2-2, 4-4 एकड़ जमीन बांटो करके? मागे मी तुम्हाला विचारलं तो मला वाटतं है ना। मैं कई लोगों को पूछता हूं कि मुझे बताइए अंबेडकर जी ने कहा ऐसा लिखा है क्या? अंबेडकर जी ने क्या लिखा है? खेती का राष्ट्रीयकरण करो और खेती में पूरा पूंजी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डन बाय द गव्हर्नमेंट। 2-2 एकर जमीन वाटणं आणि याच्यात केवढं मोठं अंतर आहे हो। पण याचा कधी विचार झाला का? डाव्या पक्षांनी केला का? मला माफ करा, कान पकडतो मी। हिम्मत आहे या बाईची, या महाराणीची, आणि हिम्मत आहे हुतात्म्यांची। अहो, जमीन वाटप करणं या लुटीच्या व्यवस्थेला मजबूत करणारं होतं आणि उद्योगपतींना साथ देणारं होतं। हे आता सिद्ध झालं ना। लहान लहान शेतकरी करा म्हणजे त्यांना लुटणं सोपं होईल, हा सगळा प्लॅन होता आणि ते झालं। पण त्यावेळेला जमीन वाटपाचं आकर्षण होतं, कारण मगाशी तुम्ही जे म्हणालात ना, बार्टर सिस्टीम, ती महत्वाची आहे। त्या काळामध्ये धान्य हे एक चलन होतं। मला आठवतं मी 70 मध्ये शेती सुरू केली तेव्हा ज्वारी पेरायचो तर 4 कुरू ज्वारी 1 तिफन खुडण्याकरता आणि 4 कुरू ज्वारी 1 तिफनची ज्वारी सोंगण्याकरता, 8 कुरू ज्वारीमध्ये 1 तिफन म्हणजे 4 एकर खुडणं आणि सोंगणं व्हायचं। वाड्याला ज्वारी दिली जायची, साल करायला 50 किलो ज्वारी दिली जायची। धान्याला महत्व होतं। मी 150 रुपये क्विंटल 72-73च्या दुष्काळामध्ये वर्धेच्या बाजार समितीत ज्वारी विकलेली आहे, 150 रुपये क्विंटल। तेव्हा सोनं होतं 250 रुपये क्विंटल।
उस समय सोना था 250 रुपए क्विंटल और 250 रुपए तोला और 150 रुपए क्विंटल ज्वार बेचा है मैंने वर्धा के बाजार में। मित्रांनो 72 में मित्रांनो मगाशी यांनी जे उत्तर यांनी जे म्हटलं आमच्या काकडे भावानी पगाराचा किती खर्च होतो, अहो तेव्हा माहिती का, तेव्हा पगार फार कमी होते, तेव्हा 50% जास्त पैसा किचन एक्सपेन्सवर राहायचा, आता नाही होत, आता खूप बदल झालेला आहे। तुम्ही म्हणाल ते आता आहे, 70 मध्ये नव्हतं असं। मला आठवतं माझ्या शेतातल्या माणसाला मी 2.5 रुपये 3 रुपये रोज द्यायचो आणि तेव्हा मास्तराचा 70, 71, 72 मध्ये 100 रुपये 125 रुपयाच्या पेक्षा जास्त पगार नव्हता। 73 मध्ये 500 550 रुपये क्विंटल कापूस खपला। 1973 मध्ये वसंतराव नाईकांनी एकाधिकार योजना तोडून टाकली होती, सस्पेंड केली होती। राम हेडवणी त्यांची कार जाळण्याचा प्रयत्न केला होता। त्यावेळेस मला असं आठवतो, आता ते जिवंती नसतील, काही काही असतीलही, खरं त्यांनी समोर येऊन बोलायला पाहिजे। तेव्हा इंजिनियर प्रोफेसर नोकऱ्या सोडून दिल्ली मुंबईवरून आपापल्या गावात आलेत असे लोक आहेत, असे होते। ते म्हणायचे काय करायचं तिथे 300-400 रुपये महीना मिलतो, वहां 300-400 रुपये महीना मिलता है, वहां नौकरी काय को करने की, गांव में आके 10 एकड़ में एक्सफोर लगाएंगे, 10 एकड़ में 10,000 भी बचेंगे तो शान से गांव में रहेंगे। आज सब पछता रहे हैं। आज वो नौकरी में रहते, रिटायर हो रहते तो उनको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की पेंशन रहती और 2 करोड़ रुपए का बंबई में दिल्ली में फ्लैट भी रहता उनका। कितनी उदाहरण द्यायची हो, कितने सबूत देना ऐसे, ये सबको मालूम है, होता क्यों नहीं है, मुद्दा वहां है। आपने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, मैं लंबा नहीं करने के लिए जल्दी जल्दी सामने आता हूं, पर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री होते समय कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो हमारे हित में थे, पर हमने उसकी तरफ ध्यान दिया क्या? किसान आंदोलन ने उसके ढोल बजाए क्या? क्यों नहीं बजाए? था ना हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन है वो, परंतु उसने अगर गलती कबूल करके कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं तो क्या हमको उसके साथ में खड़ा होकर काम नहीं करना था? और जब नहीं, उसके बाद में उसने नहीं किया तो उनको फिर कॉलर पकड़नी थी उनकी, तो हमने ये भी नहीं किया। शेतकरी संगठन के आंदोलन से कुछ मिला नहीं ऐसी बात नहीं है साहब, तो उसका प्रचार और प्रसार नहीं हुआ। मोदी जी जिस तंत्र से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं ना, हम उसका 10% भी करते ना तो आज मोदी जी हमको दिखते ही नहीं थे। ये मेरी व्यथा है। मैं हर समय कहता हूं शेतकरी संगठन जब पनप रही थी, बढ़ रही थी, वो अगर वैसी ही चलते रहती तो आज महाराष्ट्र के विदर्भ के गांव में भाजपा और शिवसेना नमक के लिए थाली में नहीं मिलती। दुर्भाग्य ये है। मैं यहां पे इस बात को और अधोरेखित कर देता हूं। आप आरएसएस के बारे में सब बोले, पर आरएसएस से पटो या न पटो, उनसे एक गुण हमको सीखना पड़ेगा, संगठन कैसा चलाने का और कैसा बढ़ाने का। मैं हर समय ये उदाहरण देता हूं कि एक सरसंघ चालक जब संघ दूसरे सरसंघ चालक को सौंपता है तो वो संघ की ताकत बढ़ाकर सौंपता है, और हम लोग थोड़े ताकतवर हो गए कि एक मिनट के पैर खींचने लगे। हम हमारे शेतकरी संगठन के भाषण पे, मंच पर से भाषण करते समय ये उदाहरण देते थे खेकड़े का और मछली का, कि मछली टोपले में रखी तो तुरंत उसमें झक्कर रखना पड़ता था, नहीं तो उड़ के चली जाती थी वो, और खेकड़ा
एक रखा और दूसरा डाल दिया तो फिर ढक्कन रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरा खेकड़ा पहले खेकड़े को खींचता, तीसरा डाला तो उसको खींचता। ये अपनी आदत है, ये वास्तविकता है। दोस्तों, क्या दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं क्या कि क्या हो रहा है? सब मालूम है उनको, किसी भी पार्टी के नेता सबको सब मालूम है कि कैसी लूट हो रही है गांव की व्यवस्था की, कैसे गांव और शहर का अंतर बढ़ रहा है, क्यों गांव में नई पीढ़ी रहना नहीं चाहती है। पर अगर पॉलिसी डिसीजन में ही ये तय है कि गांव से ज्यादा लोग भाग भाग के शहर में आए और वो शहर में आएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो शहर में मजदूरों की उपलब्धता बढ़ेगी, और मजदूरों की उपलब्धता बढ़ेगी तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी नहीं पड़ेगी। अगर ये पॉलिसी डिसीजन ही है तो फिर क्या होने वाला है? और दूसरा, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ानी है तो फिर जो अंग्रेज ने किया वही करना पड़ेगा। ये बात मैंने 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने मेरे गांव में कही है, जो प्रधानमंत्री थे और मेरे गांव में आए थे और 1 घंटा थे हमारे साथ में। मैंने उनको कहा था कि आपके सामने अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बोलना यानी सूरज को दिया दिखाना है, और हिम्मत करता हूं बोलने की। वो बात यह है कि अभी भी हम अंग्रेज के गुलामी में से बाहर नहीं आए हैं। वो क्या गुलामी है? वो गुलामी यह है कि अंग्रेज ने हमको गुलाम रखा, और गुलामों को जिंदा रखने के लिए अंग्रेज को अनाज सस्ता चाहिए था, और अनाज सस्ता चाहिए करके अंग्रेजों ने अनाज पैदा करने वालों को जमींदारी इदारदारी के माध्यम से गुलाम रखा। यह अंग्रेज की नीति थी। भाई साहब, मेरे दादा के पास में 1400 एकड़ जमीन थी। कहां से आई हो मेरे दादा के पास में? वायफड़ गांव में 1400 एकड़ जमीन, राजस्थान से आए थे। उनके 3 भाई थे, उनको 4200 एकड़ जमीन कहां से आई हो हमारे परिवार के पास में? ऊपर से आते समय लेके आए थे क्या, बगल में डालकर? वो आई थी अंग्रेजों ने जब नकदी में लगान वसूल करना शुरू किया, जब नकदी में लैंड रेवेन्यू लेना शुरू किया, और वो लैंड रेवेन्यू देने के लिए पैसा नहीं था किसान के पास में, तो वो साहूकार से कर्जा लेता था। वो कर्जा वापस नहीं कर सकता था तो जमीन साहूकारों के घर में जाती थी। ये मैं नहीं कहना, ज्योतिबा फुले ने लिख के रखा है शेतकऱ्यांच्या आश्रू में, पर कौन पढ़ेगा, कौन उसको समझेगा, कौन रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेगा? मैंने मनमोहन सिंह जी को कहा कि गोरे अंग्रेज का तो ठीक था साहब, पर स्वतंत्र भारत में उद्योग को मजदूर सस्ता मिले, और उद्योग को मजदूर सस्ता चाहिए करके अनाज सस्ता चाहिए, और अनाज सस्ता चाहिए करके अनाज पैदा करने वाले ने गुलाम ही रहना चाहिए। ये स्वतंत्र देश की नीति ठीक है क्या? सीधा पूछा उनके सामने ये सवाल, और उस मनमोहन सिंह जी ने जवाब क्या दिया? दुनिया का इकोनॉमिस्ट, देश का प्रधानमंत्री, एक छोटा सा कार्यकर्ता एक छोटे से गांव में ये पूछ रहा है, और वो जवाब दे रहे हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, दिल्ली जाके कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष को बुलाता हूं और उनसे इस पर बात करता हूं। मुझे बताइए हो, ये छोटी सी घटना थी क्या? इसका कितना बड़ा प्रचार होना चाहिए था, कितनी साथ मिलनी चाहिए थी, पर किसने दी साहब साथ? ये व्यथा नहीं है क्या? और इतना ही नहीं, उसके बाद में मैंने उनको कहा था कि अगर ये दुरुस्त करना है तो क्या करना चाहिए? जो आपने वेतन आयोग की बात कही, मैंने मनमोहन सिंह जी के सामने कहा कि अभी 6वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। जब आप 6वां वेतन आयोग लागू करेंगे तब 6वें वेतन आयोग की तुलना में हमारे गांव के भाई बहन की आमदनी बढ़नी चाहिए, मजदूरी बढ़नी चाहिए, और वो मजदूरी को हिसाब में लेकर कृषि मूल्य और लागत आयोग ने फसलों के दाम तय करने चाहिए। और ये फ्री मार्केट का मानो आदमी, तो मैंने कहा कि वो दाम फ्री मार्केट में नहीं मिलेंगे, मार्केट इकोनॉमी में नहीं मिलेंगे, बाजार में नहीं मिलेंगे। सरकार का हस्तक्षेप
इंटरवेंशन लगेगा। इसको भी उन्होंने माना। कपास के संबंध में तो बोलते उन्होंने कहा कि जावंदिया जी WTO में रहना है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब जरूरत पड़ेगी तब हम कपास पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। मुझे बताइए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा था कि नहीं हो रहा था? घूमने के ग्रेड कानून बना है पर नहीं मिली साथ। पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 3 बड़े निर्णय मनमोहन सिंह जी ने 2008 के चुनाव के पहले लिए थे। वो 3 बड़े निर्णय क्या थे? गांव में ज्यादा पैसा जाना चाहिए। 91 के आर्थिक नीति के बाद में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद में, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद में गांव और शहर का अंतर बढ़ रहा है। शहर में पैसा ज्यादा जा रहा है, गांव में पैसा कम जा रहा है। तो गांव में ज्यादा पैसा देना जरूरी है, समानता लानी है। तो 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। रोजगार गारंटी योजना को राष्ट्रीय बनाया। 40,000 करोड़ रुपए पहले बजट में दिए हैं। उसमें आपको याद होगा गोदरेज उद्योगपति, उसका स्टेटमेंट है कि इस निर्णय से हमें अब छोटे छोटे पैकेज करके हमारे वस्तुओं को हम बेच सकेंगे गांव गांव। और आप देखिए ये छोटे 2-2 रुपए के शैम्पू कब बिकने लगे? उसके बाद में बिकने लगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया, 70,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी पूरे देश की। उसमें हमारे पे अन्याय हुआ, करोड़ों किसान पर। शरद पवार का जिक्र किया। शरद पवार ने आत्महत्या के बारे में क्या बोला जाने दो, पर आत्महत्या के कारण कर्ज माफी हुई और उसका सबसे ज्यादा नुकसान जहां आत्महत्या ज्यादा है उनको ही भोगना पड़ा। मैं बड़ी नम्रता से कहता हूं कि मैं पहला आदमी था उसका विरोध करने वाला। मैंने उस समय ABP माझा नहीं था, स्टार माझा था। उस पर मैंने सुबह सुबह फोन लाइन पे उन्होंने मेरे से प्रतिक्रिया ली और मैंने कहा हम मर गए। पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों का लाखों का कर्जा माफ होगा और हमारे यहां के 10 एकड़ के किसान का 20,000 का भी कर्जा माफ नहीं होगा। ये मैं पहला आदमी था बोलने वाला। और मैंने ये कहा था कि बारामती तालुका को कितने पैसे मिलते हैं और हिंगनघाट तालुका को कितने पैसे मिलते हैं, इस पे व्हाइट पेपर पब्लिश कर दो, मेरी बात सही हो जाएगी। तीसरे दिन मणिशंकर अय्यर वाइफर आए थे और मणिशंकर अय्यर के सामने हमने गांव बेचने को निकाला था, डोरली। वहां के 40 किसानों का पूरा लेखा जोखा उनके सामने रखा और उनको बताया कि देखो यहां 15 एकड़ का 20 एकड़ का किसान है, उसपे 30,000 का 40,000 का कर्जा है, उसका कर्जा माफ नहीं होगा, वहां लाखों का कर्जा माफ होगा। शरद पवार की अखबारों में की पूरे पन्ने की विज्ञापन बताए। तब जाके मणिशंकर जी ने राहुल गांधी को बोला, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बात की और कर्नाटक के चुनाव थे विधानसभा के, आपको याद होगा ककड़े जी, तो निर्णय थोड़ा पेंडिंग हुआ। मैं विलासराव देशमुख से रोज बात कर रहा हूं कि 50,000 का कर्जा माफ कर दो, हमको जमीन की मर्यादा हटा दो, विदर्भ के सब किसान मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कर्जा ही कम था। पर बाद में शरद पवार और चिदंबरम ने 20,000 की मर्यादा एक्सेप्ट की और घोषणा कर दी कि 5 एकड़ के ऊपर का असिंचित किसान भी उसका 20,000 का कर्जा माफ होगा। अब हमारे पास में संगठन ही नहीं, कोई हमको साथ देने को तैयार नहीं, कोई अखबार भी नहीं हमारे साथ में। हमने सोचा चलो 20,000 तो 20,000, भागती भूत की लंगोटी से ही। आप अभी भी जाके उस समय के खाते देख सकते हो, उसके कारण 70% किसान हमारे यहाँ के कर्ज मुक्त हुए, उनको कर्जा मिला। अगले साल अकाल घोषित हुआ, इसलिए उनको फिर से कर्जा मिला। मनमोहन सिंह जी के कर्ज माफी में अन्याय हुआ तो 2 अकाल के कारण 2 बार कर्जा मिला है यहां के किसानों को। क्या ये उपलब्धि नहीं थी क्या? 3% के पैसे मिले विलासराव देशमुख के पैकेज में से, 700 करोड़ रुपए घर बैठे गए, जिसके कारण मेरा और शरद जोशी का झगड़ा हुआ था उस 3% के कारण। बाद में फ्री मार्केट के कारण हुआ। वो सब पैसे घर को गए ना, किसके पास में गए? किसान कहीं नहीं गए, जाना पड़ा, अपने बैंक में आ गए। कितनी बड़ी उपलब्धियां गिनाऊं मैं आपके सामने।
फिर ये व्यवस्था ऐसी है कि ये व्यवस्था सबको खा डालती है। मनमोहन सिंह जी के अच्छे कामों को भी यूपीए 2 में खा डाला पूरा। रघुराम राजन जैसे कहने लगे ऐसे फसलों के दाम बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी। आप देखो 3 साल कपास का दाम 1 पैसे भी नहीं बढ़ा, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। फिर से वही 4%, 5% की दाम बढ़ने लगे। मेरे जैसा चिल्लाते रहा, दूसरा क्या कर सकता था मैं। राजू जैसे लोग साथ देते थे तो अखबार में छप जाता था। मैंने उस समय नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री करके खत लिखा कि देखिए 3 साल से कपास के दाम नहीं बढ़े हैं, आप गुजरात के मुख्यमंत्री हो, कपास का दाम बढ़ाने के लिए दिल्ली पे प्रेशर डालो। हम 4,500 रुपए कपास का दाम मांग रहे हैं, वो खत जो लिखा वो भी आपको भेज रहे हैं। मेरे को गुजरात सरकार का जवाब आया है। आप जो चाहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं वो जवाब दे सकता हूं आपको। आप मुझे आपका मोबाइल का व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं भेज दूंगा उसके ऊपर। गुजरात सरकार मेरे को लिखती है कि आपको बताना है कि गुजरात सरकार ने दिल्ली से 2800 से 3200 रुपए कपास का दाम मांगा है। अब जरा सोचिए हो कि मनमोहन सिंह के 3,000 रुपए और गुजरात सरकार की मांग 2800 से 3200 रुपए, क्या फर्क है हो। और ऐसा मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो किसानों के साथ में न्याय कैसा करेगा। सीधी बात है ना साहब। जब मोदी जी ने यह कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो पूरे खर्चे पर जोड़कर 50% मुनाफा जोड़कर आपको दाम देंगे, मैं कह रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, पर ठीक है चलो बोलने तो बोल तो रहे हैं ना। अरे सत्ता में आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया साहब, नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा का 150 रुपए बोनस दे रहा था गेहूं को, वो बंद करवा दिया। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रमन सिंह 150 रुपए बोनस दे रहा था धान को, वो बंद करवा दिया मोदी जी ने। अब मैं आता हूं, ये 3 कानून पे ज्यादा की बातें नहीं बताता हूं, बड़ी नम्रता से कह रहा हूं, मुझे माफ करना, आप सब लोग माफ करना मुझे। ये जब 3 कानून की घोषणा हुई ना कोरोना में, उस समय मेरी प्रतिक्रिया आई भी है। मैंने उसी समय ये प्रतिक्रिया दी थी कि मोदी जी ने ये 3 कानून एमएसपी से जवाबदारी झटकने के लिए और भागने के लिए लिए है। ये 3 कानून मोदी जी ने उस समय इसलिए लाए कि उनको एमएसपी का जो प्रॉमिस किया था 50% मुनाफा जोड़कर, वो A2FL पे दे रहे थे, पर वो भी उनके लिए बड़ा बोझा हो रहा था। आपको याद होगा कि मोदी जी के राज में दुनिया में मंदी आई थी और देश में भी मंदी आ गई थी, तो कई चीजों की एमएसपी पे खरीदी मोदी जी को करनी पड़ी थी। दालों की खरीदी करनी पड़ी थी, सोयाबीन की खरीदी करनी पड़ी थी। मध्य प्रदेश में तो सोयाबीन के दाम के लिए 5 हमारे किसान भाई शहीद हो गए थे, एमएसपी से नीचे दाम चले गए थे। और गेहूं और चावल की तो पंजाब हरियाणा में करते ही थे खरीदी। मोदी जी के ध्यान में आ रहा था कि कपास जैसे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की भी खरीदी उनको करनी पड़ रही थी, कि ये तो जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है, अब इसमें से बाहर कैसा निकालना। तो उन्होंने ये 3 कानून की घोषणा कर दी। कोरोना केस में उनको लगा कि कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा, सब चल जाएगा, और उनका प्रचार तंत्र तो जोरों से था कि हमने 1 नेशन 1 मार्केट कर दिया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटा दिया है, अब गोडाउन में कितना भी माल खरीद के लोग रख सकेंगे, पैन कार्ड लेके आएंगे और वो मार्केट कमेटी के बाहर भी खरीद सकेंगे, तो स्पर्धा में खरीदी होगी, आप चिंता मत करो, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। मेरा तर्क ये था उस समय कि अगर मार्केट कमेटी के बाहर अच्छे दाम मिलने वाले, अच्छे दाम यानी एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने वाले हैं, तो फिर एमएसपी का कानून बनाने के लिए डरते क्यों हो। मैंने यहां कहा, कई जगह पे लिखा भी मैंने ये।
पंजाब के किसानों ने सही में यह आंदोलन किया है, यह हमको कबूल करना पड़ेगा। यह आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का था, बाद में हरियाणा जुड़ा और उसके बाद में उत्तर प्रदेश जुड़ा। इसमें सही भूमिका जो थी वो पंजाब के किसानों की। मैंने आया जब इनको कहा कि मैं जानबूझकर वहां नहीं आया, बड़े नम्रता से कहता हूं, क्योंकि मैं पंजाब के किसानों के साथ में रहा हूं। मैं चंडीगढ़ के जेल में 3 बार रहा हूं, मैं लुधियाना के जेल में 1 बार रहा हूं। ये भूपेंद्र सिंह मान, बलबीर सिंह राजेवाल, अजमेर सिंह लखोवाल, ये उस समय 3 ही नेता थे पंजाब में, और घासीराम नैन, प्रेम सिंह दैया, पांगेराम मलिक, ये नेता थे हरियाणा के। टिकैत तो बहुत लेट आए हो। टिकैत जी को तो चौधरी देवीलाल ने खड़ा किया है अजीत सिंह के खिलाफ। ये भी सही इतिहास है, तो कोई बताता नहीं है। ये राजनीति कितनी बुरी है देखो। और क्या होता है, दिल्ली में जो कोई आंदोलन होता है वो देश का आंदोलन हो जाता है, तो देश के दूसरे भाग में जो आंदोलन होता है वो देश के लिए नहीं होता है। ये भी समझना होगा। तमिलनाडु के किसानों ने जाके जंतर मंतर पे आंदोलन किया, चूहे क्या खाए, पेशाब क्या पी, क्या क्या नहीं किया, उसका प्रचार हुआ क्या? उसके साथ में अपन खड़े हुए क्या? नहीं हुए। ये अपन ने कबूल करना चाहिए। ये सब समझना होगा। और ये व्यवस्था में इतनी ताकत है कि ये पहुंचने ही नहीं देती साहब बात आप तक के, क्योंकि मीडिया तो अब मीडिया रहा ही नहीं है, वो तो प्रचार तंत्र हो गया है ना। मोदी जी ने ये 3 कानून लाए एमएसपी के जिम्मेदारी से भागने के लिए, और फिर बाद में उसमें क्या क्या था 3 कानूनों में। 3 कानूनों में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसके प्रयोग तो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हो चुके थे। मार्केट कमेटी के बाहर खरीदने का कानून, क्या आईटीसी नाम की कंपनी के ई चौपाल नहीं आए थे क्या? वो ई चौपाल के माध्यम से वर्धा में सोयाबीन की खरीदी हुई थी ना। मैंने ये भी बात उसमें लिखी थी कि 3-4 साल ई चौपाल ने ढोल बजा बजा कर लोगों को फोन कर करके, तुम्हारा ही फोन आला से, सोयाबीन ढूंढ लिया, खरीदी किया और फिर भाग गए। क्यों खरीदी किया और क्यों भाग गए, इस पे बात नहीं होनी चाहिए क्या? खरीदी इसलिए किया कि उस समय दुनिया के बाजार में सोयाबीन के दाम ज्यादा थे, इसलिए यहां पे एमएसपी पे ज्यादा दाम पे खरीदना संभव था करके खरीदी किया। और जब दुनिया में एमएसपी सोयाबीन के दाम गिर गए डॉलर में और हमारी एमएसपी थोड़ी बढ़ गई थी, तो खरीदना संभव नहीं था, तो भाग गए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपके ही पंजाब हरियाणा में बासमती का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ। पेप्सी कोला को जो परमिशन दी, वो गाय के लिए दी थी पेप्सी कोला को पंजाब में, वो गेहूं धान से किसानों को बाहर निकालने के लिए और फल सब्जी की तरफ ले जाने के लिए। पर वहां पे भी किसान ने धोखा खाया, तो किसान फिर से गेहूं धान पर आ गया, तो वो भी प्रयोग असफल हो गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की तो धज्जियां मोदी जी ने खुद ने उड़ा दी। प्याज के दाम बढ़ने लगे तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा दिया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये सब एक मूर्ख बनाने का खजाना था, एक ढोल बजाया गया था। कांग्रेस ने इन कानूनों को नहीं कानून में परिवर्तित किया, इसीलिए कि उनके ध्यान में आ गया कि इससे कोई किसानों के सवाल हल नहीं होते। पंजाब के किसानों ने आंदोलन क्यों किया? पंजाब के किसानों को यह ध्यान में आ गया कि हमारी एमएसपी की जो सुरक्षा तो हमको है। मेरी बात अब बहुत गंभीरता से सुनना, एमएसपी की तो हमको सुरक्षा है, झक मार के इनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इनका ये 1 रुपए 2 रुपए किलो का राजनीति चल नहीं सकती रेशन दुकान की। परंतु ये 3 कानून अगर आ गए तो फिर ये सरकार
अंबानी, अडानी और उद्योगपतियों के जिम्मे हमको सौंप देगी। ये सही में उनका जो आकलन था वो बिल्कुल सही था, और इसलिए उस आंदोलन का पूरा सूर जो था वो 3 कानून के ऊपर था, एमएसपी पर नहीं था। ये मेरी व्यथा है। आप 13 महीने साथ में बैठे हो साहब, और 13 महीने में आप एक नहीं हो सकते हो एक विचार से कि मोदी की चाल क्या है और मोदी के चाल को किस तरह से जवाब देना चाहिए। ये अगर आप 13 महीने के आंदोलन के बाद भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्या होगा इस देश का? जरा इस पे चिंतन करना चाहिए, इस पे चिंतन होना चाहिए, और ये चिंतन करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता बैठने चाहिए। ये मेरी मांग है। आप लिख सकते तो लिखो अपने अपने पार्टी के नेताओं को। दोस्तों, मैं आज बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब मैं आज की परिस्थिति बताता हूं आपको। अब अपने देश में अपन दाम नहीं तय करते, ये भी अपने को कबूल करना पड़ेगा। अपने देश में अब दुनिया वाले दाम तय करते हैं। अमेरिका तय करता है दाम। पिछले साल 12,000 रुपए क्विंटल, 11,000 रुपए क्विंटल कपास का दाम क्यों मिला हो? पहली तो बात मुझे बताओ, किसने दिया? सरकार ने दिया? किसने दिया? बाजार में व्यापारियों ने दिया ना। क्यों दिया व्यापारियों ने? अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े थे। $1.70 1 पाउंड रुई का दाम हो गया था। 1 लाख रुपए खंडी रुई का दाम हो गया था। आज वही व्यापारी दाम क्यों नहीं दे रहा है? कई किसान बोल रहे व्यापारियों ने आमचा माल निकाला, हमारा माल बाजार में आया, दाम गिरा दिए। राजनेताओं को भड़काने के लिए तो अच्छा है, भड़का देते हैं। हाँ, तुमचा माल आला, भाव पाडले व्यापारी ने। पर 1 लाख रुपए खंडी रुई का भाव आज 60,000 रुपए खंडी हो गया है, और 60,000 रुपए खंडी में भी कोई खरीदार नहीं है। दुनिया के अमेरिका के बाजार में $1.70 रुई का दाम परसों तक के 90 सेंट 95 सेंट था, आज वो फिर $1 हो गया है। तो भी $1.70 का दाम $1 हो गया। 1 लाख रुपए खंडी का दाम 60,000 रुपए खंडी हो गया। अब ये कौन तय कर रहा है? वो तय कर रहा है। हमारी सरकार ने क्या करना चाहिए? हमारे सरकार ने जो करना चाहिए वो हम मांग नहीं करते हैं। हमारे सरकार ने एक तो कपास पे आयात कर लगा के रखना चाहिए ताकि और दाम गिर गए तो ये मिल मालक वो सस्ता कपास इंपोर्ट नहीं कर सके। और जिस तरह से शक्कर एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देते हैं आप उत्तर भारत के किसान, टिकट जी के एरिया के किसान शक्कर एक्सपोर्ट को सब्सिडी देते हैं, तो फिर कपास एक्सपोर्ट को सब्सिडी क्यों नहीं? फिर सोयाबीन की ढेप की एक्सपोर्ट को सब्सिडी क्यों नहीं? मूंगफली के तेल के एक्सपोर्ट को सब्सिडी क्यों नहीं? करडी का तेल हार्ट के लिए अच्छा है, जवस का तेल हार्ट के लिए अच्छा है, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी क्यों नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? होगा तब होगा हो, पर अभी हमारे चर्चा में तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दोस्तों, इन्होंने जो भी बात कहते कहते कही दी कि ये पैसा जब से आया तब से सब खराब हुआ है ना? यही कहा ना आपने? बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, और यही बात विनोबा ने कही थी। हमारे गांधी आश्रम के जो है उनके लिए मैं बताता हूं कि विनोबा के भूदान के तो ढोल बजाए गए, पर विनोबा के भूदान के सभा में के भाषणों को नहीं प्रसारित किया गया। मैं भी विनोबा का विरोधक था, जमीन बांटो जमीन बांटो, सब भी भूमि गोपाल की। मैंने कहा गांव वालों की संपत्ति बांटो और शहर वालों की। 54 एकड़ का सीलिंग लाया तो टाटा बिरला पे भी सीलिंग लाना था कि नहीं लाना था? चालवेल त्याची मशीन, चलाएगा उसकी मशीन, कसेगा उसकी जमीन, कसेल त्याची जमीन, तो चालवेल त्याची मशीन का नहीं हो? जो मशीन चलाएगा मशीन उसकी होगी। ऐसा क्यों नहीं बना? कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन क्यों नहीं किया इसके लिए? अरे मिल में लूम है, उस लूम पे 8-8 घंटे 3 आदमी काम करता है,
तो वो एक लूम से जितना मुनाफा हुआ उतना वो 3 मजदूर में बांट दिया रहता तो टाटा बिरला अंबानी नहीं जन्मते, अडानी नहीं जन्मता। और गांव वालों को मारो। पर विनोबा ने भूदान के ही सभा में ये भाषण किया था कि जमीन देने से मसला हल होने वाला नहीं है, जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का विचार था। जमीन देने से मसला हल होने वाला नहीं है। शहर की पूर्तता सब गांव वाले करते हैं और गांव वालों को उनके दाम तय करने का अधिकार नहीं है। मतलब फसलों के दाम की बात विनोबा ने की थी ना, शेतकरी संगठन तो बहुत देरी से आई हो। विनोबा ने यह भी कहा था पैसा लफंगा है। तो विनोबा के जो मानने वाले उनके सहकारी थे, उन्होंने वर्धा में ही कांचन मुक्ति का आंदोलन किया, पैसे से दूर रहो, पैसे से दूर रहो। मेरा यह मानना है, मेरा यह तर्क है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, माफी भी मांगूंगा, पर मेरा यह मानना है कि विनोबा के इसमें जो अर्थशास्त्र था, बहुत होशियार थे वो, सभी का उनका अभ्यास था। विनोबा का ये कहना कि पैसा लफंगा है, ये इसलिए था कि हमारे बस्ती में अगर एक लफंगा है तो बस्ती में अशांति रहती है। उस लफंगे पे नियंत्रण कर लो तो बस्ती में शांति आ जाती है। तो विनोबा का भी ये कहना था कि पैसा लफंगा है, पैसे के लफंगे गिरी पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। पर आज समाज का नियंत्रण नहीं है, ये चोर उचक्को अंबानी अडानी का नियंत्रण है और करके हमारे इसमें सब अशांति है। और यही बात ज्योतिबा फुले ने शेतकऱ्यांच्या आसूड में कही हुई है। प्रकरण 3, उसका पहला वाक्य है, उसका अर्थ यह है कि गोरे अंग्रेज सरकार ने सरकारी कामगारों की तनख्वाहें बढ़ाकर किसानों पे नाना कर्ज लादकर किसानों को पूरा कर्जे में डुबो दिया। ये ज्योतिबा फुले के शेतकऱ्यांच्या आसूडच्या प्रकरण 3चं पहिलं वाक्य आहे। कधी झाला का विचार याच्यावर? मी सरकारला पत्र लिहिलं होतं की सरकारी कार्यालयामध्ये जिथे जिथे ज्योतिबा फुलेंचे फोटो लागलेले आहेत त्याच्या खाली हे वाक्य लिहा। मला पत्र आलेलं आहे राजू भाऊ की असं करता येत नाही। हो का, फक्त ज्योतिबा फुले फोटो लावण्याकरता, हार लावण्याकरता। त्यांचा विचार गांधींना जसं गांधीवाद्यांनी रोज मारलं तसं चाललंय की नाही चाललंय? अहो, बाबासाहेब आंबेडकरांनी शहरांकडे चला असं का म्हटलं हो? कधी याचा विचार झाला? गांधींनी म्हणतो तर खेड्यांकडे चला, याच वर्धेत की विरोधाभास आहे की नाही? बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीने पाहिलं होतं की विकास शहरांचा होणार आहे आणि ज्या तलावाजवळ पाणी आहे तिथे जो जाऊन पहिले राहील त्याला त्या विकासाचं फळ ते पाणी चाकता येईल, म्हणून शहरांकडे चला। आणि गांधींचा विचार होता की शिकले सवरलेले गावात राहिले तर गावाच्या लुटीच्या विरुद्ध राजकारण उभं राहिलं। कुठे हो? आज तर सगळे पळायला लागलेले आहेत। एक चांगली म्हण आहे ना तयार झालेली हिंदीमध्ये, थोड़ा पढ़ा काम छोड़ा, थोड़ा ज्यादा पढ़ा गांव छोड़ा, थोड़ा ज्यादा पढ़ा शहर छोड़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा तो देश छोड़ा। आहे ना असं? कसलं हो? आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय सांगितलं होतं? शिकल्यानंतर, नोकरी मिळाल्यानंतर, लग्न झाल्यानंतर आपल्या सुखी कुटुंबात गोतवून राहू नका, आपण जिथून आलेलो आहोत त्याचा विसर पडू येऊ नका। बरोबर आहे की नाही साहेब? पण काय झालं सर, मला असं वाटतंय की एक नवीन राजकारण, एक नवीन अर्थकारण, एक नवीन समाजकारण उभं करण्याची गरज आहे। मोदी काय करतात आहे हो? जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं शक्य नाही ते मोदींनी शक्य करून दाखवलेलं आहे। हे आम्ही केव्हा मान्य करणार हो? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं हिंदू ही शक्ती नाही आहे, कारण हिंदू हा जाती आणि उपजातीमध्ये विभागलेला आहे। बरोबर आहे, ते RSSला नाही करता आलं,
ते फक्त ब्राह्मणांपुरतेच मर्यादित राहिले आणि तो आरोप त्यांच्यावर होत राहिला आणि ते त्यांची मर्यादा तिथेच राहिली. पण नरेंद्र मोदींनी हुशारीने गुजरातमध्ये जे गुजरात मॉडेल सुरू केलं ते हे आहे की त्यांनी स्वतःचं ओबीसी केली. हे ओबीसी 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 करत त्या सगळ्या ओबीसींना हिंदूंच्या नावावर एकत्र करून मुसलमानांच्या विरुद्ध उभं केलं आणि 80-20चं राजकारण आदिनाथ जे म्हणतात ते करायला सुरुवात केली आणि ती त्यांची ताकद आहे. हे आपण केव्हा ओळखणार? हो, अरे मी साधा एक प्रश्न विचारतोय, तुम्ही सगळ्यांनी मिळून विचारा ना हा प्रश्न. लिहा आपल्या वर्धेच्या भिंतीवर की 25 वर्ष झाले गुजरातमध्ये मोदींचं एक छत्र राज्य आहे ना. मग या 25 वर्षात गुजरातच्या शेतमजुरांची मजुरी किती वाढवली सांगा ना जरा आम्हाला. वेतन आयोगाप्रमाणे वाढली का? ती देता यावी म्हणून मोदींनी कधी शेतीमालाच्या भावाचं आंदोलन केलं का काँग्रेसच्या विरोधातलं? हे विचारलं नाही पाहिजे का? किती प्रश्न सांगू असे सोपे सोपे. हो, कोण विचारणार? कोण उभं राहणार? आणि मोदींनी आम्हाला 6,000 रुपये देऊन पुन्हा फूटपाळाने राज्य करा असं शेतकऱ्यांमध्ये केलं. जो 2-3-4 एकराचा शेतकरी आहे त्याला 6,000 रुपये मिळाले तर म्हणतो वा वा वा, झालं बरं झालं, मिळाले 6,000 रुपये. 500 रुपये आमच्या मायमाऊलीच्या जनधन खात्यात आले की म्हणते वा वा वा, बरं झालं. 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलोचं सोनिया गांधीचं धान्य मोदी वाटतात तरी मोदी मोठे. 5 किलो धान्य फुकट दिलं, आम्ही जय जय करतो. मी त्याच्यावर असा कॉमेंट करतो, त्याच्यावर माझं असं मत आहे की अरे मोदी जी, तुम्हाला 85 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज मुफ्त देना पड़ता है, ये आप खुद कबूल कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप मानते हो कि 85 करोड़ लोगों को स्वतंत्र भारत में 2 समय का खाना खरीदने की अपनी मेहनत से ताकत हमने नहीं दी है. तो इसकी शर्म आनी चाहिए कि पीठ थपथपानी चाहिए. शर्म आनी चाहिए ना. और जब 85 करोड़ लोगों को 2 समय का अनाज खरीदने की ताकत ही नहीं है तो उस देश में जीवन आवश्यक वस्तु, कृषि उपज, बाजार व्यवस्था में अपने आप दाम मिलेंगे. मार्केट एफिशिएंसी लाकर, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, ये कितना झूठा है. कौन से इकोनॉमिक्स में बैठता है? आपको पढ़ाया क्या साहब वहां पे दिल्ली के उस स्कूल में, उस कॉलेज में? हाँ बैठता है. पण चाललं ना सगळं हे. म्हणून माझं काय वाटतंय मित्रांनो, परिस्थिती फार गंभीर होणार आहे. आणि एक शेवटचं सांगतो आणि थांबतो. चिंतन आपण करत राहूया आणि तुम्ही जे म्हणालात माझ्या ताकदीने जेवढं मला येता येईल मी येईल तुमच्यासोबत. 2026 इकडे लक्ष असू द्या. नरेंद्र मोदींनी सांगितलं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू वगैरे वगैरे, ते काही होणार नाही. कसं होणार काही सांगत नाही आहे. मी तर त्यांना पत्र लिहिलं, साहेब तुम्ही टाका ना पत्र जरा. मी म्हटलं मोदीजी तुम्हाला शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं म्हणजे शेतमजुरांचं करायचं आणि दुप्पट. असं करा, शेतमजुरांची मजुरी दुप्पट करा. ती दुप्पट मजुरी हिशेबात घेऊन कृषी मूल्य आयोगाला भाव ठरवायला सांगा आणि ते भाव बाजारात मिळणार नाही तर मग अनुदान किती द्यायचं, PM किसान सन्मान निधी किती द्यायचा, हे सगळं ठरवा आतापासून. तर 2026 मध्ये समानता येईल ना, तर सबका साथ सबका विकास होईल ना. याच्याकरता सांगतो आणि थांबतो सर. 2026 मध्ये 8वं वेतन आयोग येणार आहे साहेब. आता अनेकांना वेतन आयोगच माहित नाही काय असतं ते. दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग येत आहे. माझा वेतन आयोगाला विरोध नाही, पुन्हा अधोरेखित करतो, बिलकुल विरोध नाही. माझं एवढंच मत आहे की ज्याप्रमाणे वेतन आयोगात वेतन वाढतं त्या प्रमाणात आमच्या गावातल्या शेतमजूर भावा बहिणीचं वेतन वाढलं पाहिजे. तेवढं नका वाढवू ना, पण त्या प्रमाणात तर वाढवा आणि ते देता येईल अशी शेतीमालाच्या भावाची रचना करा, नाहीतर शेतीला अनुदानाची रचना करा. ते चुकलं का याच्यामध्ये? साहेब 2026 मध्ये 8वं वेतन आयोग जेव्हा येणार आहे तेव्हा चतुर्थ श्रेणी कामगाराचा पगार 5व्या वेतन आयोगाचा लिहून घ्या, कोणाला पेन असेल तर 2550 कमीत कमी पगार.
6व्या वेतन आयोगाचा 7,000, 7व्या वेतन आयोगाचा 18,000. या प्रमाणात जर वेतन वाढलं तर 8व्या वेतन आयोगाचा कमीत कमी पगार हा 45,000 रुपये महिना राहील. आता तर त्याच्यापेक्षा जास्त मागतात आहेत ते. त्याच्यामध्ये एक फिटमेंट फॅक्टर आहे, तुम्हाला माहिती असेल. तो 2.54 काहीतरी राहत आहे, ते 3.5 मागून राहिले, म्हणजे मग तो 80,000 वगैरे होईल म्हणतात. पण 45,000 रुपये म्हणजे 1,500 रुपये रोज. मग तिकडे जर 1,500 रुपये रोज मिळणार आहे, तर माझ्या शेतात काम करणाऱ्या मजूर भावाला बहिणीला 1,500 नाही, पण 800,000 तर मिळायला पाहिजे की नाही मिळायला पाहिजे. चुकलं का साहेब? मग हे 800,000 देण्याकरता सोयाबीनचे भाव काय, कापसाचे भाव काय, तुरीचे भाव काय, डाळीचे भाव काय, तेलबियांचे भाव काय, संत्र्याचे भाव काय, मोसंबीचे भाव काय, ऊसाचे भाव काय, साखरेचे भाव काय, याचा विचार आत्तापासून व्हायला पाहिजे की नाही. तर अनुदान द्या तुम्हाला भाव वाढवून नसेल तर. काय चुकलो? तुम्ही सेंद्रिय शेतीचा विचार सांगितला. तुम्ही फार छान ग्लायफोसेट बद्दल बोललात, मला खूप आवडलं. अहो, आज शेती ही तणनाशकाशिवाय होऊ शकत नाही हो. माझ्याकडे पर्यावरणवादी आले, मी म्हटलं काय गोष्ट करतात, दिल्लीला एअर कंडिशन मध्ये बसून नाही चालत म्हटलं. तणनाशकाशिवाय शेती होऊ शकत नाही. आम्ही काय ठेका घेतला का म्हटलं पर्यावरणाचा? तर असंच बोललो. नुकसान आहे त्याच्यात मान्य, पण मी त्याच्याकरता मागणी केली होती ज्वारीला अनुदानाची. आपल्याकडे ज्वारी आहे का 1% तरी? वायफळला मागितली आहे मी तुम्हाला सगळं पाठवून देईल. चर्चाच नाही हो मी काय काय मागण्या तिथे केल्या याच्यावर. कोणापर्यंत पोचू सुद्धा नाही दिलं ते. प्रभा रावनी ते असं केलं की मीडियाला वायफळ पासून थोडं दूर ठेवलं, जाणून बुजून. जे 2 दिवस आधी माझ्याकडे येत होते, काय सांगायचं राजकारण हो. ते कोणाकरता करत होतो आपण? आज ज्वारी नाहीये, कार्बन कंटेंट सॉइलचं कमी होत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री व्हायच्या आधी माझ्यासोबत एका कार्यक्रमात होते. मी देवेंद्र फडणवीसांसमोर अशी मांडणी केली की म्हटलं आम्हाला ज्वारीला सबसिडी द्या. ही मागणी मी मनमोहन सिंगांकडे केली. सबसिडी देता येत नसेल तर रोजगार हमी योजनेतनं जो शेतकरी ज्वारी पेरेल त्याची पेरणीपासून कापणीपर्यंतची कामं करून द्या. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस हो म्हणाले. त्या टीव्ही चॅनलच्या वाल्यांनी देवेंद्र फडणवीसकडनं वधवून घेतलं. तो म्हणे हो मी हे माझ्या वरिष्ठांकडे घेऊन जातो. ते मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर माझी एकदाच भेट झाली. मी त्यांना म्हटलं का हो, म्हटलं ज्वारीबद्दल काय? नाही म्हणे सरकारी अधिकारी म्हणतात हे करता येत नाही. मग मुख्यमंत्री कशा करता झाले? विचार करा हो. पण मला असं वाटतं काही विचार करण्याची गरज नाही हो. आपणच मूर्ख आहोत, आपणच एक नाही आहोत, आपणच विभागलेले आहोत. आणि आपल्यामध्ये जमीन मालक म्हणून जो एक कंड आहे ना, तो सुद्धा जिरला पाहिजे. मी शेवटचं तुम्हाला माझा अनुभव सांगतो आंदोलनातला. का आम्ही राजकीय यश मिळवू शकलो माझं नम्र मत आहे. वायफळला माझ्या बायकोनी प्रभारावची सभा अडवली होती. वायफड़ में मेरे गांव में जो महाराष्ट्र की कांग्रेस अध्यक्ष थी प्रभा राव, उसके सभा को मेरी पत्नी ने रोका था. उस समय हमारी गांवबंदी चल रही थी. तो हम कहते थे कि नेताओं को कि आइए गांव में भाषण कीजिए, पर हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा. तो मेरी औरत को मैंने भेजा सभा में. मैंने कहा मैं नहीं जाता, मैं उस दिन गांव में ही था. मेरे औरत को भेजा और उसको बोला एक ही सवाल पूछ प्रभा राव. तो वो खड़ी हो गई. अब गांव के पटेल लोग मंच पे बैठे प्रभा राव के साथ में. अब हमारी भी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा गांव में है, तो वो इतने बड़े घर की बहू आई है. तो वो गांव के पटेल ने बड़े आदर से कहा, सुन भाई बहू वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आके लाउडस्पीकर पर सवाल पूछ लो. तो मेरी बीबी, उसको मराठी नहीं आती थी, तो बड़े इससे गई वो लाउडस्पीकर पे हिम्मत करके उसने सवाल पूछ लिया. सवाल ये था कि आपके पार्टी की अगर कृषि की नीतियां ठीक है तो फिर आपके गांव के कांग्रेस के नेता मजदूरों को ज्यादा मजदूरी क्यों नहीं देते हैं, और मजदूरी नहीं बढ़ेगी तो गरीबी कैसे हटेगी. सिर्फ यही सवाल है. तो प्रभा राव खड़ी होगी, फिर उसने हमने भाखड़ा नंगल बनाया, ये बनाया, वो बना. लोग बोलने लगे वो कुछ नहीं सुनना हमको, भाभी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो. 3-4 बार उठ बैठ हुई उनकी, फिर वो भाग गई वहां से.
उनके कार्यकर्ताओं ने वो जो शतरंजी बिछाई थी उसको उड़ाया, धुआं उड़ा, भाग दौड़ हुई, लाठी चली, मेरे औरत को भी एक लाठी लगी, 2-3 बच्चों की लगी, 2-3 और हमारे बहनों को लगी, पर उसका परिणाम हुआ पूरे मतदार संघ में। कहने का मतलब यह है कि जागृति का परिणाम होता है और लोग साथ देते हैं। लोगों का कोई दोष नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। दोष अगर है तो हम नेताओं का है। इसलिए आज के इस चिंतन बैठक के लिए मैं इतनी ही बात आपके चरणों में रखता हूं। सोचिए, विचारिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो 2026 में गांव और शहर का बहुत बड़ा अंतर बढ़ने वाला है। और इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, ये सब है। इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी ने एक वाक्य कहा था, वो मैं फिर से यहां दोहराता हूं। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, एक किसान तू तेरी एक नजर हल पर रख और दूसरी नजर दिल्ली पर रख। तो यहां कितना भी मर मर के मरा और पैदा किया, और दिल्ली ने एक निर्णय ले लिया दाल आयात करने का, खाने का तेल आयात करने का, तो तू मर गया। आज सोयाबीन के दाम क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि अब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन इंपोर्ट की परमिशन दे दी है और उस पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो उसको 0 कर दिया। थोड़े दाम बढ़ेंगे तो ये इंपोर्ट करने में इनको कोई शर्म नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते ना, तो वो ये कहते कि एक किसान तू तेरी एक नजर हल पर रख और दूसरी नजर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन और विश्व व्यापार संगठन की राजधानी जिनेवा पर रख। वॉशिंगटन और जिनेवा पर नजर रखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, गांधी का, भगत सिंह का सपना, इंसान को इंसान जैसी जिंदगी देने का अधिकार देने वाली राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, ऐसे चिंतनों में से तैयार हो, नई पीढ़ी तैयार हो, यही मेरी आपके सबके चरणों में विनती है। नमस्कार, धन्यवाद।